अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ओरिएंटलिज्म एंड दिस इज़ द टॉपिक टेकन फ्रॉम द चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में, स्लेव सोसाइटी के बारे में या फ्यूडल सोसाइटी के बारे में। फिर हमने थोड़ा सा डिफ़ाइन किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन होती क्या है और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या था। तो इसी तरह से फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को डिफ़ाइन किया। फिर हमने 20th सेंचुरी के बारे में पढ़ा कि किस तरह से 20th सेंचुरी में नई नई कंट्रीज़ इमर्ज हो गई एज इंडस्ट्रियल पावर्स, एज इंडस्ट्रियल सेंटर्स। तो आज हम थोड़ा सा इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और स्टार्ट करेंगे फिर से हम ओरिएंटलिज्म से। तो यहाँ पे आपको नीचे एक टर्म नज़र आएगी, ओरिएंट। This glorification of machines and technology is even more marked in the picture which appeared on the pages of a trade magazine over 100 years ago. Figure 2. It shows two machines. The one at the top is Aladdin from the Orient, who built a beautiful palace with his magic lamp. The one at the bottom is the modern machine, which is with his modern tools, weaves a new magic, builds bridges, ships, towers and high-rise buildings, etc. तो यहाँ पे जो ओरिएंट है, 19th सेंचुरी में बहुत सारे स्कॉलर्स, थिंकर्स इमर्ज हो गए यूरोप में। उनमें एक कैटेगरी थी जिनको हम बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट्स। देखिए, ओरिएंटलिस्ट बोलते किसको है? ओरिएंटलिस्ट उस पर्सन को बोलते हैं, उस स्कॉलर, उस थिंकर को बोलते हैं जो खुद तो ईस्ट का नहीं रहता है, वो ईस्ट का तो है नहीं, वेस्ट का कोई ईस्ट में पहुंचा और ईस्ट के बारे में बोल रहा है। ही वॉज कॉल्ड एज ओरिएंटलिस्ट। देखिए कैसे समझने की कोशिश करेंगे। एक पर्सन आया जो फॉर एग्ज़ाम्पल ईस्ट में पहुंचा ट्रेड के लिए, बिज़नेस के लिए, रूल की वजह से। जैसे आपको यूरोपियंस का रूल पता है, वो यहाँ पे आया, उसने बहुत स्टडी किया ईस्ट को और इस तरह से वो अपने व्यू पॉइंट्स देने लगा ईस्ट के बारे में। ईस्ट यानी मोस्टली जिसको हम एशिया कहते हैं, जहाँ से सनराइज़ होता है। तो वो सारे जो अपने उसके व्यू पॉइंट्स है वो हमें ईस्ट के बारे में बता रहा है। हम खुद नहीं बता रहे हैं, ईस्ट के लोग खुद नहीं बता रहे हैं, बल्कि वो हमारे बारे में बोल रहा है। यू कैन से दैट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव दैट रिप्रेजेंट्स द ईस्ट। तो वो ईस्ट को क्रिटिसाइज करने लगे और इसको नाम दिया, इस ईस्ट को, ओरिएंट। तो ओरिएंट का मतलब ही होता है कि जब बाहर का कोई पर्सन, बाहर, ईस्ट के बाहर का कोई पर्सन ईस्ट के बारे में हमें बताता है और हम उस पर बिलीव भी करते हैं कभी कभार, दैट्स कॉल्ड ओरिएंट। तो ओरिएंट लिटरली मतलब होता है वो कंट्रीज़ जो मेडिटेरियन वर्ल्ड के साइड से, या हम कहेंगे मिडल ईस्ट के साइड से है, यानी एशियन कंट्रीज़, मोस्टली एशियन कंट्रीज़ या ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दे क्रिटिसाइज्ड ईस्ट एज बैकवर्ड, its economy as stagnant, its society as unchanged, and we can say the poor, uncivilized, और we can say barbarous। तो ये सारी टर्म्स यूज़ की वेस्टर्न स्कॉलर्स ने ईस्ट के बारे में। तो इसी आइडियोलॉजी को हम बोलते हैं ओरिएंटलिज्म, और जो पर्सन ये आइडियोलॉजी देता है उसको हम बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट। तो ओरिएंट लिटरली मतलब होता है ईस्टर्न पार्ट, लेकिन ये किस व्यू पॉइंट से देख रहे हैं? ये वेस्टर्न स्कॉलर्स अपने व्यू पॉइंट से, अपनी नज़रों से देख रहे हैं। एग्जांपल मैं यहाँ पे और एक दूंगा। से फॉर एग्जांपल कश्मीर में वाजवान काफ़ी मशहूर है। तो जो ये वाजवान है ये पकाया जाता है बर्तनों में, और नॉर्मली हम इसको बाहर पकाते हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, टिम्बर, वुड का इस्तेमाल करते हैं, और उस वक्त ये बर्तन बहुत गंदे होते हैं। लेकिन हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है, सबसे ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं इस वाजवान को। लेकिन जब कोई बाहर यूरोपियन वर्ल्ड से यहाँ आएगा, इस चीज़ को देखेगा, उसकी नज़रों में सबसे गंदा यही होगा, क्योंकि गंदे बर्तनों में है। उसको आदत है जिसको हम कहते हैं गिलास की चीज़ें इस्तेमाल करना, या सिल्वर की चीज़ें इस्तेमाल करना, या फिर किसी कोई और चीज़ इस्तेमाल करना, तो उसकी नज़रों में ये गंदा है। सो वो
जब इस वाजवान को एक्सप्लेन करता है, वो कहता है इट इज़ द फेवरेट डिश ऑफ व्हाट वी कैन से डर्टी पीपल। ये गंदे लोगों की पसंद है, क्योंकि ये गंदी चीज़ बर्तनों में पकाया जाता है। तो हम खुद ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ये एक्सप्लेन करने वाला कोई दूसरा है, और वो हमारे स्टेट, हमारे इस एरिया से नहीं है, हमारे इस वर्ल्ड से नहीं है। तो ऐसा ही हुआ 19th सेंचुरी में, जब बहुत से वेस्टर्न स्कॉलर्स, जब बहुत से वेस्टर्न थिंकर्स, हिस्टोरियंस ने हमारे इस ईस्ट एशिया को डिफ़ाइन करना शुरू किया, एक्सप्लेन करना शुरू किया, और अपनी नज़रों से देखा। जो भी उन्हें लगता था अपनी सोसाइटी में गुड, वो उन्हें यहाँ नहीं मिला, और जो भी उन्हें यहाँ पे मिला वो उन्हें अपनी सोसाइटी में नज़र नहीं आया। तो दे क्रिटिसाइज्ड इट। तो उन्होंने कहा जो एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड है, जो टेक्नोलॉजी है वो बैकवर्ड है, जो यहाँ की सोसाइटी है वो वैसी है बारबेरियस जंगली जानवरों की तरह, उन्हें कोई सिविलाइज्ड मैनर नहीं है, वो सिविलाइज्ड नहीं है, वो बैकवर्ड है। तो इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स या इस तरह के व्यू पॉइंट्स जब दिए गए 19th सेंचुरी में वेस्टर्न स्कॉलर्स ने हमारी ईस्ट के बारे में, इसको हम बोलते हैं ओरिएंटलिज्म। और यहाँ आपको यही इस पिक्चर या जो आपने पेंटिंग देखी अलादीन और दूसरे मैजिशियन की पेंटिंग देखी, वो यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वेस्ट डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, ईस्ट पीछे जा रहा है। ईस्ट अभी भी सोया है ख्वाबों में, अभी भी वो मैजिक पे बिलीव करते हैं, अभी भी वो प्रिमिटिव स्टेज पे है। प्रिमिटिव मतलब ओल्ड स्टेज पे है, कोई चेंज नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी क्रिटिसिज्म। तो फिर से मैं आपको ये दिखाऊंगा। अब इस पेंटिंग को फिर से एक बार देखिए और देख लीजिए कि आपको ये क्या बता रहा है। That we are moving towards a modern age, we are moving towards a new future, we are moving towards machines, we are moving towards new structures. But Asia, or we can say East, is still backward, uncivilized, barbarous, unchanged, stagnant. Stagnant मतलब होता है रुका हुआ, कोई चेंज इसमें नहीं है। तो ये यही हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ। जिस वक्त यूरोप के लोग, जिसको हम कहते हैं हनी बीज या जिसको आप बीज कहते हैं, जब वो ये खाते थे, तब एशियन वर्ल्ड, तब जो हमारा ईस्ट था, ये काफ़ी एडवांस्ड था। बल्कि इतना भी बता दूं कि जब क्रूसेड्स हुए, क्रूसेड्स हम बोलते हैं रिलीजियस वॉर्स बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। जब क्रूसेड्स हुए तो टर्की, टर्की जो कि मॉडर्न यूरोपियन कंट्री है लेकिन मुस्लिम कंट्री है मोस्टली, तो टर्की में बहुत सारा मटेरियल था। मटेरियल यहाँ से मैं कहूँगा टेक्स्ट मटेरियल, लिखी हुई किताबें बहुत ज़्यादा थी, और उन किताबों को लेकर यूरोपियंस ने जो जिसको हम कहते हैं रिसर्च करना शुरू किया। और इसमें से हमारा कुरान शरीफ भी था, और इसमें हमारे बड़े बड़े स्कॉलर्स का व्यू पॉइंट भी था, जिनमें इब्न खल्दून एक मिडीवल थिंकर था, एशियन वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड का, मिडल ईस्ट का। तो इन स्कॉलर्स के तमाम बुक्स को ट्रांसलेट किया और उन पे रिसर्च किया, तब जाके ये नई नई टेक्नोलॉजी की तरफ गए। तो इस क्रिटिसिज्म को मैं यहीं पे डिफाई कर रहा हूँ कि उन लोगों ने 19th सेंचुरी में हमें क्रिटिसाइज़ किया, जबकि 13th-14th सेंचुरी में हमारी ही ये इन्वेंशंस थी। दो वो ज़्यादातर एक्सपोज नहीं हो पाई या फिर दुनिया को पता नहीं चली। जैसे मैरिनर्स कंपास की मैं बात करूँगा, सबसे पहले इनके पास नहीं था, हमारे पास था, या फिर कहेंगे उन लोगों के पास था जो उस टाइम पे ईस्ट में रहते थे। तो यहाँ आपको एक बात क्लियर समझ में आ गई कि ये क्रिटिसिज्म है, जो ये ओरिएंट वर्ड यूज़ किया गया, इट इज़ जस्ट अ क्रिटिसिज्म। अदरवाइज वी कैन से इट सिंपली द ईस्ट। ईस्ट मीन्स द प्लेस वेयर फ्रॉम सन राइजेस एंड वेस्ट वेयर फ्रॉम सन सेट्स। तो यहाँ तक आपको ओरिएंट की डेफिनेशन, ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटलिस्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ना बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो अब यहाँ फिर से टर्म यूज़ होगी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन हम बोलते हैं ड्रामेटिक चेंज को, यानी ड्रामेटिक चेंज किसको हम बोलते हैं? ड्रामेटिक एंड लॉन्ग लास्टिंग चेंज। ये चेंज क्या होती है? देखिए डियर, एक सिस्टम ख़त्म हुआ, दूसरा सिस्टम शुरू हुआ। देखो कैसे। एक वक्त था, जब कश्मीर की बात करेंगे, एक वक्त था
जब कश्मीर में ज़्यादातर लोग कांगड़ियों का इस्तेमाल करते थे विंटर में। ये एग्ज़ाम्पल है। अब आज की एज में आप देखेंगे हम ब्लावर्स या फिर रूम हीटर्स का यूज़ करते हैं। तो वो जो पुराना ट्रेंड था वो मोर और लेस ख़त्म हो गया, नया ट्रेंड अब चेंज हो गया। इसी तरह से पहले जो रूल होता था तो किंग्स रूल करते थे। अब डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ इमर्ज हो गई, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ इमर्ज हो गई, ये सिस्टम चेंज हो गया। पहले सोसाइटी में जो वीमेन थी वो घर में ही रहा करती थी। अब यही वीमेन फैक्ट्रीज़, ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशंस या फिर किसी और जगह पे काम करती है, यानी बाहर काम करती है। पहले पढ़ना लिखना सिर्फ मेन के लिए था, अब वीमेन के लिए हो गया, वीमेन भी पढ़ती है। तो एक ट्रेंड जब चेंज होता, एक ट्रेंड जब ख़त्म हो जाए या फिर वो कम हो जाए और दूसरा ट्रेंड शुरू हो जाए, इसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको बोला कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस 3 तरह की सोसाइटीज़ के बारे में बोल रहे हैं। एक स्लेव सोसाइटी, जब स्लेव्स ज़्यादा थे, मास्टर्स थे। दूसरी सोसाइटी जब फ्यूडल लॉर्ड्स थे, सर्वर्स थे। तीसरी सोसाइटी जब इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स है या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट्स है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसका मतलब यही है कि इसने पिछले सिस्टम को एंड किया और नया सिस्टम इमर्ज हो गया। तो बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नॉर्मली ब्रिटेन से स्टार्ट हो गया और ये स्टार्ट हो गया 1750s से। तो देखते हैं फिर उससे पहले क्या था। उससे पहले जो हिस्टोरियंस है वो कहते हैं हिस्टोरियंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी ऑफन बिगेन विद द सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्रीज। तो देखते हैं कैसे। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है, मैनी हिस्टोरियंस नाउ रेफर टू दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो देखते हैं कैसे। इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगेन टू dot the landscape in England and Europe, there was a large-scale industrial production for an international market. इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले भी थी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले भी थी, लेकिन ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल सिस्टम था। अब इसमें आर्टिजन्स का ग्रुप अलग काम करता था, जो कल्टीवेटर्स थे वो अलग काम करते थे, इसी तरह से जो डिज़ाइनर्स थे वो अलग काम करते थे, या फिर जो लोग थे वो किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं थे, बल्कि वो एक साइड से एग्रीकल्चर भी करते थे और दूसरी साइड से ये प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ भी करते थे। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, एक कल्टीवेटर है जो कल्टीवेट करता है अपनी लैंड को, कुछ टाइम उसको मिलता है जब उसे कल्टीवेशन के साथ कोई काम नहीं होता है, तब वो फ्री होता है। तो उस बीच में वो घर में कोई और काम करता है, जैसे टेलरिंग का काम करता है या फिर डाइंग का काम करता है या ब्लैक स्मिथ का काम करता है। तो वो दोनों चीज़ें करता है, एग्रीकल्चर भी और ये भी। तो ये तो उसके लिए पार्ट टाइम है, यानी प्रोडक्शन होती थी बट दैट वाज पार्ट टाइम, और ये अलग अलग होती थी। वीविंग का काम अलग, अगर हम कॉटन टेक्सटाइल्स की बात करें जिसमें वीविंग का काम अलग, कॉटन रॉ कॉटन प्रोड्यूस करने का काम अलग, डाई करने का काम अलग, डिज़ाइनर का काम अलग, जो टेलरिंग है उसका काम अलग। तो हर कोई अलग अलग काम करता था। लेकिन मिड 18th सेंचुरी यानी 1750 से ये ट्रेंड चेंज हो गया। अब ये कैसे चेंज हो गया वो भी देखेंगे। तो जो 1750 से पहले सिस्टम था जिसमें चीज़ें प्रोड्यूस होती थी मार्केट के लिए, बेचने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो प्रोटो हम बोलते हैं अर्ली फेज़ को, यानी अर्ली फेज़ ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस अर्ली फेज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक टर्म यूज़ करूँगा जिसको हम बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम, या फिर इसको दूसरी टर्म भी यूज़ की जाती है दादनी सिस्टम। यस, मैं रिपीट करूँगा, पुटिंग आउट सिस्टम और दादनी सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या था, आप इसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कह सकते हैं। देखते हैं कैसे। 17th और 18th सेंचुरीज़ में ये सिस्टम बहुत कॉमन था, बल्कि उससे पहले भी बहुत कॉमन था। इसमें देखिए क्या होता था, इसमें मर्चेंट जो नॉर्मली टाउन से आता था या फिर कुछ सिटी से भी आता था, तो एक मर्चेंट या बहुत सारे मर्चेंट्स आते थे और जाते थे विलेजेस में।
विलेज में वो क्या करते थे, जो पीजेंट्स होते हैं, कल्टिवेटर्स होते हैं, या फिर आर्टिजन्स जो हाथों से काम करते हैं, छोटे मोटे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिजन हम उसको बोलते हैं जो हाथों से काम करता है या फिर छोटे मोटे टूल्स का इस्तेमाल करके कोई चीज़ बनाता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलूँगा ब्लैक स्मिथ, जो छोटे मोटे टूल्स का इस्तेमाल करके इम्प्लीमेंट्स बनाता है या फिर टूल्स बनाता है। तो इसी तरह से आप शॉल वीवर का काम ले सकते हैं, उसकी एग्जांपल ले सकते हैं। तो जो मर्चेंट होता था, मर्चेंट हम नॉर्मली उसको बोलते हैं जो एक जगह से चीज़ खरीद के दूसरी जगह पे बेचता है। तो टाउनस से मर्चेंट्स आते थे, वो कंट्री साइड या विलेज में पहुंच जाते थे। यहाँ पे वो एडवांस लोन देते थे, एडवांस पैसा देते थे पीजेंट्स और आर्टिजन्स को। अब ओबेसली पीजेंट का काम होता है एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस करना। तो यहाँ एग्जांपल हम लेंगे फ़िलहाल कॉटन की। तो कल्टीवेटर का काम है कॉटन प्रोड्यूस करना, वो कॉटन प्रोड्यूस करता था। तो जब वो पैसे लेता था इस मर्चेंट से, तो ये इससे वो ख़रीदता था, बीज ख़रीदता था, या फिर जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइज़र, उस वो ख़रीदता था, या फिर जो उसको टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत थी एग्रीकल्चर में वो ख़रीदता था, या फिर पानी सप्लाई करता था इन पैसों से, या फिर वो लेबर फोर्स यूज़ करता था, व्हाटएवर। तो इस तरह से पीजेंट क्या करता था, वो प्रोड्यूस करता था रॉ कॉटन। तो ये रॉ कॉटन उससे लिया जाता था और दिया जाता था आर्टिज़न को। तो आर्टिजन्स की फैमिलीज़ होती थी, जैसे कि पेजेंट्स की होती है या हमारी होती है। तो वो इस फैमिली का पूरा लेबर इस्तेमाल करके, ख़ासतौर पे जो वीमेन थी, तो इस रॉ कॉटन को कन्वर्ट किया जाता था थ्रेड में, यानी उसको धागे बनाए जाते थे। धागे बनाने के बाद एक तीसरी कैटेगरी थी जिनको हम वीवर्स कहते हैं, वो इसको कपड़ा बनाते थे। वीवर्स के बाद यही कपड़ा लिया जाता था और पहुंचाया जाता था डायर के पास, जिसको कलर देता था। कलर देने के बाद ये कपड़ा पहुंच जाता था डिज़ाइनर के पास। तो इस तरह से ये लोग अलग अलग जगह पे काम करते थे और साथ साथ में अपना वो काम भी करते थे जो इनका ट्रेडिशनल बिजनेस, ट्रेडिशनल काम था। फॉर एग्जांपल cultivation. As we know, most of the people in villages and countryside are engaged with the agriculture. So वो एग्रीकल्चर भी करते थे और पार्ट टाइम में ये काम भी करते थे। तो इस तरह से ये मर्चेंट उनको एडवांस में लोन देता था, एडवांस में पैसा देता था। पैसे देने के बाद इनसे ये चीज़ें हासिल करता था और दूसरी जगह पे बेचता था। फाइनली जब ये कपड़ा तैयार होता था और इसको मार्केट में बेचा जाता था, तब जाके फिर से ये आता था, ये मर्चेंट पैसा लेकर इनको देता था। तो ये साइकिल चलता रहता था, यानी एक साल में, दूसरे साल, तीसरे साल, ये कंटिन्यूसली ये सिस्टम चलता रहता था। तो इसी को हम बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम, यानी पैसा देना और वहाँ से काम लेना, या इसको दूसरी टर्म यूज़ की जाती है दी दादनी सिस्टम, DADNI, दादनी सिस्टम। तो यही था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखिए, हर मर्चेंट के अपने एजेंट्स होते थे हर जगह पे। से फॉर एग्ज़ाम्पल एक मर्चेंट है जो टाउन में रहता है और उसके अंडर उसके काम करने वाले लोग बहुत सारे विलेजेस में हैं। हर विलेज में इसका एजेंट होगा और एजेंट का एक ग्रुप भी होगा जिसको हम कहते हैं गिल्ड, जिनका काम होता है ट्रेड करना, जिनका काम होता है क्राफ्ट्स के साथ रहना। तो गिल्ड हम बोलते हैं उस ग्रुप को जो कलेक्टिवली काम करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, कुछ लोग गांव में डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं और उनका काम होता है सिर्फ वीविंग करना, तो उनका जो ये ग्रुप है वो कहलाएगा गिल्ड। कुछ लोग जो सिर्फ कलर का काम करते हैं, जो डाई करते हैं क्लॉथ्स को, उनका जो ग्रुप है इट वुड बी कॉल्ड एज गिल्ड। और यही लोग फिर बेचते हैं, इनका कोई हेड भी होता है जो इनको रेगुलेट करते हैं। से फॉर एग्जांपल वीवर्स का ग्रुप, उनका कोई हेड, सो इट वुड बी कॉल्ड एज गिल्ड हेड। तो गिल्ड हम नॉर्मली बोलते हैं उस ग्रुप को जो एक जैसा काम करते हैं। अगर कोई कल्टीवेशन, अगर वो कोई वीविंग करता है तो ये वीवर्स का गिल्ड है। अगर कोई डाइंग करता है तो वो डायर्स का ग्रुप है, डायर्स का गिल्ड है। अगर इसी तरह से कोई आयरन इम्प्लीमेंट्स बनाता है, यानी ब्लैक स्मिथ्स का है, तो ये उनका ग्रुप है। तो इस तरह से ये काम होते रहते थे और जो मर्चेंट था वो इनको एडवांस में पैसे देता था। इनसे प्रोडक्ट तैयार होने के बाद वो ले जाता था एक जगह से दूसरी जगह।
फाइनली जब ये कपड़ा तैयार होता था तो ये पहुंच जाता था मार्केट में। तो इस तरह से मार्केट में जो चीज़ें पहुंच जाती थी हाथों से बनी हुई, तो इनको ख़रीदने वाले भी अलग थे। तो इस तरह से एक कंट्री से ये चीज़ें तैयार होकर दूसरी कंट्री में जाती थी, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल मार्केट। और जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या बाकी कंपनीज जो हिंदुस्तान आई, वो ट्रेड की वजह से आई, और उन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रेड इन्हीं चीज़ों में किया, जिसको हम बोलते हैं कॉटन टेक्सटाइल। यहाँ तक कि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स दुनिया में बहुत मशहूर थे, ख़ासतौर पे यूरोपियन वर्ल्ड में। यहाँ तक कि यूरोपियन जो वीमेन थी वो इतना पसंद करती थी इंडियन टेक्सटाइल्स को कि उनको कहा गया 1770s में कि अगर आपने हिंदुस्तानी कपड़ा पहना तो आपको फ़ाइन देना होगा। तो वो फ़ाइन देने के लिए तैयार होगी, लेकिन कपड़ा पहनना नहीं छोड़ा, हिंदुस्तानी कपड़ा पहनना नहीं छोड़ा। तो 17th और 18th सेंचुरी में यही सिस्टम था। मर्चेंट्स आते कंट्री साइड में, विलेजेस में, वहाँ अपने लोन्स देते गिल्ड्स को या फिर उन वीवर्स को, कल्टिवेटर्स को जो काम करते थे। अब इस सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम देखिए क्या थी। खुद मर्चेंट रहता है टाउन में, काम करने वाले हैं विलेज में, बताइए वो उन पे कैसे नज़र रखेगा। अगर उससे फॉर एग्ज़ाम्पल 100 जोड़े चाहिए और निकल रहे हैं 50, तो बताइए वो कैसे प्रोड्यूस करेगा। अब अगर विलेज के लोग एक्सेप्ट करेंगे भी तो क्या वो प्रोड्यूस कर पाएंगे? लगभग तो नहीं, क्योंकि उनका अपना काम होता है, कल्टीवेशन का काम होता है विलेजेस में, तो वो लोग नहीं कर पाते थे। तो जैसे जैसे मार्केट बढ़ता गया इन चीज़ों का, वैसे वैसे इन मर्चेंट्स को, इन ट्रेडर्स को प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर क्या किया इन लोगों ने? इन्होंने और ज़्यादा विलेज की तरफ रुख किया। अब ये और ज़्यादा जाने लगे। ऊपर से जो इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे जो ट्रेड करते थे, वो इन मर्चेंट्स को और ज़्यादा प्रेशर डालने लगे कि और ज़्यादा दीजिए, प्रोड्यूस कीजिए, मार्केट में इसकी डिमांड है। तो कभी जहाँ 100 जोड़ी की डिमांड थी कपड़ों की, वहीं पे 500 जोड़ी की डिमांड आ गई। अब कंट्री साइड में ये तब होगा नहीं, पीजेंट्स आर्टिजन्स ये सब करेंगे नहीं, क्योंकि उनको अपना भी काम है, वो ये सब नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 18th सेंचुरी में चेंज आ गई। तो वो चेंज भी देखेंगे। उससे पहले जो रूलर्स थे वो इन ट्रेडिंग ग्रुप्स को या फिर ट्रेडिंग कंपनीज़ को ये इजाज़त देने लगे कि आप किसी भी कंट्री में जाइए, वहाँ से प्रोडक्ट्स लाइए और बेचिए। तो दैट वाज कॉल्ड एज मोनोपोली ऑफ ट्रेड। से फॉर एग्जांपल 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड के जो किंग थे उस टाइम पे, रूलर था, उसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये हक दिया कि आप ईस्ट में जाके ट्रेड कीजिए और इंग्लैंड से और कोई कंपनी नहीं आएगी आपकी कंपटीशन में। तो इस तरह से उसको हक मिला, पूरा हक, या हम यूँ कहेंगे उसको ट्रेड करने का जो बिज़नेस था, या हम कहेंगे ट्रेड करने के लिए जो राइट्स थे, वो सिर्फ उसी को मिले और किसी को इंग्लैंड में नहीं मिले। तो इसी तरह से फ्रांस से कंपनी निकल आई, उनको अपनी गवर्नमेंट ने कहा जाइए ट्रेड कीजिए, यहाँ से और कोई कंपनी नहीं आएगी। पुर्तगाल से कोई कंपनी निकली, उन्होंने कहा, उस कंपनी को रूलर्स ने कहा कि जाइए आप ट्रेड कीजिए, यहाँ से और कोई कंपनी नहीं आएगी। तो हर एक कंपनी एक कंट्री से निकल पड़ी इस बिज़नेस के लिए, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो ये चीज़ें यही थी जो हाथों से बनती थी, जो घरों में बनती थी, और जो ज़्यादातर वीमेन काम करती थी, जिसका काम था स्पिनिंग करना। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जब इन कल्टीवेटर्स या आर्टिजन्स को पैसा मिलता था, वो अपनी फैमिली को काम में इन्वॉल्व करते थे, यानी पूरी फैमिली मिलकर काम करती थी। इससे क्या होता था, इससे इनके खर्चे जो थे वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के एक्सपेंसेस मंथ में 1000 रुपीज़ है और वो अपनी एग्रीकल्चर या तमाम एक्टिविटीज़ से सिर्फ 500 कमाता है, तो फिर वो कहाँ से बाकी 500 लाएगा? वो ये 500 कमाएगा इसी तरीके से, जिसको हम कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम, जिसमें वो एडवांस में लोन लेगा और बाद में जो भी प्रोड्यूस करेगा वो उस मर्चेंट को बेच देगा। तो इस तरह से मैन, वीमेन, चिल्ड्रन सब मिलकर अपनी फैमिली में काम करते थे, और इस तरह से छोटे छोटे कारखाने थे जो हर घर में लगभग मौजूद थे।
तो इस तरह से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। जैसे जैसे ये ज़्यादा काम करते थे, पार्ट टाइम काम करते थे, तो इनकी घर की प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। वहाँ से जो मर्चेंट बिज़नेस करता था, एक जगह से ख़रीदता दूसरी जगह पे बेचता, उसका ट्रेड भी चलता रहता था। तो ये सिस्टम 17th और 18th सेंचुरीज़ तक कंटिन्यू रहा। लेकिन बाद में इस सिस्टम में जो ख़राबी मैंने पहले ही बोली कि सब पे नज़र नहीं रखी जा सकती है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि ये लोग खुद भी एंगेज्ड है। तो अब कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ पे ये सारे काम एक जगह पे हों। तो इस स्टेटमेंट को आप गौर से समझ सकते हैं। इस स्टेटमेंट को मैं बोलूँगा यहाँ पे, इसको देखिए, दिस इज़ स्पिनिंग व्हील इन द 18th सेंचुरी, जो ख़ासतौर पे वीमेन जिसमें इन्वॉल्व होती थी। तो यहाँ देखिए, इस पुटिंग आउट सिस्टम में होता क्या था। विद इन दिस सिस्टम ए क्लोज रिलेशनशिप डेवलप्ड बिटवीन द टाउन एंड द कंट्री साइड। ओबियसली जो विलेजेस से, जो रूरल एरिया से निकलता था वो टाउन्स में पहुंच जाता था, और जो टाउन्स में चीज़ें होती थी वो पहुंच जाती थी विलेजेस में या रूरल एरियाज़ में। Merchants were based in towns, but the work was done mostly in the countryside. A merchant clothier in England purchased wool from a wool stapler and carried it to the spinners. The yarn thread that was spun was taken in subsequent stages of production to weavers, fullers, and then dyers. The finishing was done in London before the export merchant sold the cloth in the international market. London, in fact, came to be known as the finishing center. यहाँ लंदन की एक एग्जांपल उसने दी है कि किस तरह से मर्चेंट जो टाउन में रहता था, कंट्री साइड में आके उनको पैसे देता था, वो लोग काम करते थे वन बाय वन। जैसे कोई वूल किसी ने प्रोड्यूस किया है, जो जानवर पालता है, उसने वूल प्रोड्यूस किया है, रॉ वूल, तो फिर वो देता है वूल स्टेपलर को, वूल स्टेपलर से लेकर वो स्पिनर को देता है, स्पिनर के बाद वो देता है प्रोडक्शन वीवर्स को, वीवर्स के बाद फिलर्स को, फिलर्स के बाद डायर्स को। तो इस तरह के डिफरेंट स्टेजेस में ये काम होता था, ये किसी एक जगह पे नहीं होता था। तो फाइनली जब ये प्रोडक्ट तैयार होता था, ये क्लॉथ, वूलन क्लॉथ तैयार होता था, तो इसको फिनिशिंग टच देते थे लंदन में। दैट्स वाई जो लंदन सिटी थी इसको बोलते थे फिनिशिंग सेंटर। तो ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले सिस्टम था, ये काफ़ी हैक्टिक भी था। प्रोडक्शन की जो चांसेस थे वो बहुत कम थे, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल मार्केट में इन चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। सो एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 20 to 25 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड बाई ईच मर्चेंट। हर एक मर्चेंट, लंदन की हम बात करें, हर एक मर्चेंट 20 से 25 लोगों को काम पे लगाता था, हर एक विलेज में, हर एक स्टेज पे। तो खुद सोचिए, 20 लोग काम करते हैं, अगर इसके अंडर 20 विलेजेस है तो कितने लोग हो गए। और हर विलेज में अगर 20-20 लोग वीविंग में हैं, या फिर प्रोड्यूसिंग में है, डायर्स 20 है, तो ये कितने लोग बनेंगे। तो हज़ारों लोग ये बन जाते थे, लेकिन ये किसी एक जगह पे काम नहीं करते थे। तो 18th सेंचुरी में एक ख़ास चेंज देखने को मिली, जिसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग डिमांड। तो इंक्रीजिंग डिमांड क्या थी? डिमांड इन चीज़ों की बहुत बढ़ने लगी, लेकिन प्रोडक्शन वहाँ से नहीं बढ़ रही थी। प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ रही थी? जैसा मैंने पहले ही कहा, ये काम फेजेस में होता था, एक ग्रुप एक काम करता था, दूसरा ग्रुप दूसरा काम करता था। तो ये प्रॉब्लम जो ट्रेडर्स को हुई, मर्चेंट्स को हुई, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नए स्टेप्स उठाए गए। वो स्टेप्स भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी है। स्टेपलर, ए पर्सन हु स्टेपल्स और सॉर्ट्स वूल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर। Fuller, a person who fulls, that is gathers, collect by pleating, cloth by pleating. Carding, the process in which fibers such as a cotton or wool are prepared prior to spinning. तो जो कैडिंग होता है इसको हम कहते हैं कॉटन कैडर्स बो। तो कभी आपने देखा होगा, वो पर्शिया से आया था, ईरान से आया था, उससे कॉटन या फिर वूल को पहले साफ़ किया जाता है। तो कॉटन कैडर्स बो आपने कभी देखा होगा, किसी मैट्रेस या बिस्तर बनाने वाले को, वो किस तरह से कॉटन को पहले
बहुत पीटता है, उसको फ्री करता है, उसमें से गंदगी निकालता है, उसको लूज़ करता है। तो जिस इम्प्लीमेंट या जिस टूल से वो ये सब करता है उसको बोलते हैं कॉटन कैडर्स बो। तो ये सारे टूल्स, ये सारे स्टेप्स अलग अलग जगह पे होते थे। तो प्रोडक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैं एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करूँगा। जो आज की मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी मार्केट के लिए चीज़ें प्रोड्यूस होती थी, और ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती थी ज़्यादातर या तो टाउन से या फिर विलेज से। टाउन से मर्चेंट्स आते थे, वो एडवांस में लोन देते थे आर्टिजन्स को, पीजेंट्स को, डायर्स को, ट्रेलर्स को, या फिर बाकी डिज़ाइनर्स को देते थे। और हर जगह पे ये काम होता था, अलग अलग काम होता था। यानी सारा काम डाइंग, कलरिंग, डिज़ाइनिंग, वीविंग, ये सारा काम एक जगह पे नहीं होता था बल्कि अलग अलग जगहों पे होता था। तो उन पे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए उन्होंने हर जगह पे हर एक ग्रुप को, जैसे वीविंग ग्रुप है, इनके लिए रखे थे अपने एजेंट्स जो उन पे नज़र रखते थे। लेकिन फिर भी ये उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे जितना कि मार्केट को चाहिए था। तो इस सिस्टम को मैंने नाम दिया था, मैंने जैसे आपको बोला, दादनी सिस्टम और पुटिंग आउट सिस्टम, जिसमें पहले लोन दिया जाता था, वो काम करता था, काम करने के बाद जब वो फिनिश्ड प्रोडक्ट उस मर्चेंट को देता था तो फिर से नया लोन लेता था, फिर से नए प्रोडक्ट्स तैयार होते थे, फिर से इसी तरह से वो उस मर्चेंट को देता था, फिर से वो आता था। सो ये बनाता था एक साइकिल ऑफ लोन्स। तो ये एक साइकिल था जो हर साल बार बार रिपीट होता था। तो इसमें प्रॉब्लम यही थी कि सारा काम एक जगह पे नहीं होता था, अंडर वन रूफ नहीं होता था। तो हर जगह पे डिफरेंट लोग डिफरेंट काम करते थे। जैसे मैंने पहले भी कहा, 20 और 25 लोग इसमें एंगेज रहते थे हर जगह पे। वीवर्स हैं तो कम से कम 20-25, डायर्स हैं तो यही 20-25। तो जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में इन चीज़ों की डिमांड बढ़ गई, वैसे वैसे इन काम करने वाले लोगों पे भी प्रेशर आ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, पहले ही कहा, रूरल एरियाज़ में, विलेज में, कंट्री साइड में लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर करते हैं, इसलिए उनके पास इतना टाइम नहीं था, और टाइम ना होने की वजह से वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। तो अब कोई नया ट्रेंड निकालना था जहाँ पे ये सारा काम होता। तो 17th और 18th सेंचुरी में यही, या तब तक ये ट्रेंड चलता था जिसको हमने नाम दिया पुटिंग आउट सिस्टम। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज़। तो टिल देन, खुदा हाफिज़।